नमस्कार स्टूडेंट्स। एनवायरनमेंट चल रहा था अपन का पार्ट 2, तो वो लेते हैं। ये आपके नेट एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट, जिसमें एक दो क्वेश्चन तो नहीं, 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। आज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लेना है, जैव विविधता का संरक्षण, ये लेना है। देखो, इससे पहले अपने पर्यावरण की परिभाषाएं देखी थी, उनकी डेफिनेशन देखी थी। अब उनका संरक्षण देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी परिस्थिति, देखो, परितंत्र के सतत विकास और जैव संसाधनों के अनुकूलन उपयोग की दृष्टि से जैव विविधता का संरक्षण अनिवार्य है। बायोडाइवर्सिटी के प्रमुख उपाय हैं जो बताए। देखो, पशु पक्षियों और पौधों के प्राकृतिक आवास नष्ट ना किए जाएं। पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट ना किए जाने। पशु पक्षियों पेड़ पौधों को यथासंभव उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाए। उन्हें कृत्रिम आवास या कृत्रिम आवास में सुरक्षित किया जाए। इन सिटू एक्स सिटू आप पढ़ते होंगे पर्यावरण में, जो विधियाँ पढ़ी होंगी आपने छोटी क्लास में 9th-10th में, वो है। असुरक्षित प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाए। इंडेंजरस स्पीसीज, प्राकृतिक आवास में पशु पक्षियों के आराम के लिए स्थित आहार स्थान प्रजनन के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाए। किसी विशेष प्रजाति के स्थान पर पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण दिया जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात की। एक बाघ को सुरक्षित करने के लिए पूरे जंगल को संरक्षित करना रखना। देखो, बाघ से मुझे याद आया ना, ये उन्होंने लक्ष्य रखा था कि ना 2023 तक है ना बाघ की संख्या ना 2 गुनी हो जाएगी, कर लेनी, जिसमें भारत भी शामिल था। तो भारत में ये लक्ष्य है ना 2-3 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया। 2020 में ये 2 गुना से अधिक टाइगर हमारे भारत में हो गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे ज़्यादा टाइगर की बात करें तो 526 टाइगर या वो होते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। सुरक्षित, हाँ ये हो गया। जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तस्करी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर पर लोगों के पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में जागरूकता भी आनी चाहिए। देखो ना, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण की विधियाँ बताइए उन्हें, कंजर्वेशन की, है ना। जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो इनकी 2 विधियाँ, एक एक्स सिटू, एक इन सिटू। देखो, इन सिटू में ना होता है स्वस्थानीय संरक्षण, यानी उनके अंतर्गत है ना पेड़ पौधे जीव जंतुओं को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायो रिजर्व के पवित्र और है ना वन सरोवर आदि की स्थापना करके उनको संरक्षित किया जाता है। प्राकृतिक आवास के अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ये तो हो गया इन सिटू, यानी प्राकृतिक आवास में, इन यानी प्राकृतिक आवास में उनको प्रोटेक्शन देना। और एक्स सिटू का अर्थ होता है कृत्रिम आवास, जिससे वो संकटग्रस्त प्रजातियां हों, प्राकृतिक आवास में सुरक्षित नहीं रह रही है, तो ऐसी दशा में ये उनको प्रोटेक्शन देने। आपको पता है राजस्थान का जैसलमेर गोडाउन है ना, वो प्रलुप्त होने की कगार पे है, तो उनको भी संरक्षण दिया जा रहा है। तो वो प्राकृतिक आवास में जैसलमेर में भी नष्ट हो रहे हैं। मरु उद्यान सुना होगा वहाँ पे, तो भी ना उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि भाई वो सुरक्षित हो जाएं। और अनुकूल दशा में कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें ना देखिए, इनमें ना जैव विविधता में संरक्षण की विधियाँ में ना इन सिटू की विधियाँ तो पढ़ ली है। एक्स सिटू की विधियाँ जो ना प्राकृतिक आवास में होती है, जैसे वानस्पतिक उद्यान, है ना, प्राणी उद्यान जिसमें चिड़ियाघर वगैरह होता है, और जल जीवशाला, एक्वेरियम, जर्म प्लाज्मा बैंक, और एक आपको बीज बैंक, पराग बैंक, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जनन द्रव्य बैंक, वन्य जीव सफारी पार्क, कल्चर कलेक्शन, ये सब है ना। ये कृत्रिम ग्रीन हाउस भी बनाए जाते हैं। ये इनके लिए ना कृत्रिम हाउस बनाए जाते हैं, फिर उनके अंतर्गत ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि वो प्रोटेक्शित हो सके, हमें उनको संरक्षण मिल सके। तो ये है एक्स सिटू और इन सिटू। तो अंत स्थान है और बाह्य स्थान है संरक्षण। देखो, अब है संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत के संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? देखो, संरक्षित क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, ये RS में सीधा राजस्थान में आ चुका है।
प्रशासनिक सेवा में आ चुका है कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज, सीधा सीधा 2018 के पेपर में। राष्ट्रीय उद्यान कितने, 104 है। वन्य जीव अभयारण्य 544 है। संरक्षण ये पता नहीं क्या है, रिजर्व है ये 77 है। सामुदायिक रिजर्व है ये आपके 46 है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है और क्षेत्रफल इसमें नहीं पूछते हैं कितना कितना। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान ही है तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य तो उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर राष्ट्रीय उद्यान है, फिर ऐसे करके संरक्षण है, सामुदायिक रिजर्व है, ये है। तो कुल ये ना संरक्षण क्षेत्र कितने, 771 टोटल पूछे तो 771 है, वैसे अलग अलग भागों में है ना। देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये है ना 1972 में आया था हमारे यहाँ पे। तो ये 3 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया था जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को प्राकृतिक पर्यावरण उपलब्ध कराए जा सके, जैव विविधता में सुरक्षित रखते, जिसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व, ये 3 क्षेत्र थे उन्होंने किया गया था। देखिए इन तीनों में अंतर तो क्या है, देखो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व, इनमें ना तीनों में अंतर क्या है। देखो राष्ट्रीय वन्य जीव है ना, इनका ना परितंत्र के विशेष पशु पक्षियों पेड़ पौधों का संरक्षण देने के लिए किया जाता है। इनकी सीमाओं का निर्धारण विधायिका द्वारा नहीं राज्य द्वारा किया जाता है। इन्हें बफर जोन में ही मानव हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें ना राष्ट्रीय उद्यान में मानव हस्तक्षेप कर सकता है। इसे पर्यटन की अनुमति होती है, आखेट की अनुमति नहीं होती है। आखेट मतलब वो पशु को मारना। वन्य जीव अभयारण्य में क्या डिफरेंस है, इसका ना सीमांकन किसी विशेष पशु पक्षियों के संरक्षण देने के लिए किया जाता है। इनकी सीमाओं का संशोधन और परिसीमन बिल्कुल नहीं किया जा सकता, परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया जाता। इसमें राज्य कर सकते, इसमें नहीं कर सकता। इनमें अनुमति के साथ मानव सीमित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है, इसमें मानव पूर्ण रूप से कर सकता है, इसमें थोड़ा बहुत कर सकता है, सूखी लकड़ियाँ काट सकता है, या मछलियाँ चिड़ियों को लाइसेंस देकर लेकर शिकार भी कर सकता है, लेकिन इसमें सीमित पर्यटन की अनुमति होती है वन्य जीव अभयारण्य में। इसमें शोधकर्ताओं की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। और जीव मंडल रिजर्व में है ना, इसका सीमांकन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर किया जाता है, ये सबसे टॉप होता है। इनका सीमांकन, इनकी सीमाओं का निर्धारण विविध प्रक्रिया द्वारा होता है। जैविक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थल आकृति को संरक्षण दिया जाए। इसमें एक से अधिक परितंत्र होते हैं। इनका आकार 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। यह तीन वर्गों में विभाजित है, कोर, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, है ना, ये है। और ये मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, ये बहुत सारे MBA, ये है ना 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। देखिए अंतर सरकारी जैविक कार्यक्रम है ना, तो ये है, इन्हें बोले मानव और जैव मंडल कार्यक्रम है। ये यूनेस्को द्वारा 1971 में प्रारंभ हुआ है। जैव मंडल अगर वो रिजर्व क्षेत्र, देखो स्थलीय तथा तटीय इकोनॉमिक्स में आनुवंशिक बनाए रखने के लिए बहुउद्देशीय संरक्षित जैव मंडल आगर क्षेत्र रिजर्व क्षेत्र है। ये पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बायो रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। इनमें जंतु, सुरक्षित सूक्ष्म जीव, वन्य जीव, पारिस्थितिकीय तंत्र, वन्य घटक भी सुरक्षित होते हैं। देखिए, और ये रिजर्व आनुवंशिक विविधता से संबंधित होते हैं। इन जीवों की आनुवंशिकता बनाए रखने में संरक्षण प्रदान किया जाता है। बायो रिजर्व की संकल्पना का जन्म 1968 में MAB द्वारा आयोजित किया गया यूनेस्को द्वारा, जिसमें मानव और रिजर्व संरक्षण, द रेशनल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रियोसेंस ऑफ द बायो रिजर्व नामक संगोष्ठी में हुआ था। 1969 में MAB कार्यक्रम के तहत पूरे विश्व में राष्ट्रीय उद्यान, जैविक आगार, अन्य संरक्षित क्षेत्रों की व्यवस्था करके उनमें घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। 1971 में मनुष्य व जैव मंडल कार्यक्रम MAB के अंतर्गत
तथा जीव मंडल आगार 1976 में की गई थी। बायो रिजर्व यूनेस्को द्वारा 97 में प्रयुक्त किया गया था। यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से 1906 में शुरू किया गया था। बायो रिजर्व जीवित प्रयोगशाला होती है क्योंकि यहाँ पर भूमि, जल, पौधा, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने की एक समन्वित प्रबंध किया जाता है। देखो बायो रिजर्व की भूमिका ना यूनेस्को द्वारा UNEP यूनेस्को का पर्यावरण एनवायरमेंट वो है, तो उन्होंने ना 3 वर्गों में बांटा है, डेवलपमेंट रोल, कंजर्वेशन रोल और लॉजिकल रोल। इन्होंने 3 भागों में बांटा है। देखो ये तीनों इन्होंने अलग अलग से डिफाइंड किया है। देखो आनुवंशिकी पदार्थों तथा परितंत्र प्रणाली का संरक्षण है, इनमें इन लोगों को संरक्षण देते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, लॉजिकल शोधकर्ताओं की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध अध्ययन है तो शोध केंद्रों की स्थापना करना है। विकास की भूमिका यानी इसमें ये होता है पर्यावरण संरक्षण व विकास कार्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं ताकि पोषणीय पर्यावरण और पोषण टिकाऊपन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और ये बायो रिजर्व की स्थापना के उद्देश्य इसमें ना जैव संरक्षण को उचित प्रबंधन करना, स्थानीय लोगों के विकास की व्यवस्था करना ताकि जैव संपदा को उनकी निर्भरता और वे खुद इस प्रक्रिया में भागीदार बन सके। पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण में बायो रिजर्व की स्थापना करना, इकोलॉजिकल जेनेटिक्स विविधता का संरक्षण शोध स्थापित करना, पर्यावरण दशाओं का नियमित मॉनिटरिंग करना, ये सब इनकी है ना वो है। जैव विविधता क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण में शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। ये तो नॉर्मल मतलब कहने का मतलब है इसमें कि कंजर्वेशन करना बायो रिजर्व क्षेत्रों का, तो ये है। और इसमें ना टास्क फॉर्म और क्रोड क्षेत्र भी बताएं। बायो रिजर्व की 3 मंडलों में विभक्त किया गया है। बायो रिजर्व को 3 मंडलों में विभाजित किया है। क्रोड क्षेत्र जिसमें ना सबसे अधिक संरक्षण क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, इसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश वर्जित होता है। क्रोड क्षेत्र में अंदर स्थानिक और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्रोड क्षेत्र में आपको पता है इसमें पेड़ पौधों और प्रजातियों को मतलब अनुकूल आवास क्षेत्र होता है और इसमें ना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों और ना आनुवंशिकी कोष को संरक्षण प्रदान करता है। क्रोड क्षेत्रों में प्राकृतिक क्रियाओं, वन्य जीवों को प्रभावित ना करने वाली अनुसंधान क्रियाएं की जाती हैं। कहने का मतलब है क्रोड क्षेत्र बहुत ही वो मतलब लुप्त जो होने वाली प्रजातियां होती है ना उनको प्रोटेक्शन देता है। ये है क्रोड क्षेत्र। फिर मध्य बफर जोन है ना, ये मध्यवर्ती है बफर क्षेत्र। तो ये क्षेत्र है ना क्रोड क्षेत्र के चारों ओर होते हैं, जैसे ये डायग्राम में समझा रखा है। देखो ये क्रोड क्षेत्र है, बफर क्षेत्र है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ट्रांसलेशन जोन है। ये 4 जोन इन्होंने समझाया है। देखिए मध्यवर्ती जोन क्रोड में ना चारों ओर क्षेत्र में प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित और अविध्वंसक हो। बफर स्टेट का प्रयोग अनुसंधान या शोध, परंपरागत उपभोग, पुनर्चक्रण आदि के लिए किया जाता है। देखो बफर क्षेत्र शोध, प्राकृतिक वनस्पतियों को संरक्षण के साथ साथ कृषि, भूमि, जंगल, ये मत्स्य पालन आदि को भी शामिल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन है बफर स्टेट में क्या कह सकते, जबकि क्रोड क्षेत्र में इतने शामिल नहीं है, बफर स्टेट में शामिल होते हैं। और इनकी पर्यावरण इसमें देखो इस क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा है, मतलब प्रशिक्षण है, पर्यटन है, मनोरंजन है, ये सब क्रियाओं को शामिल किया गया है। मानव का प्रवेश क्रोड क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा होता है और संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। संक्रमण क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तीसरा स्टेज होता है ना, इस वजह से संक्रमण मंडल है ना, तीसरा मंडल हो गया। यह सबसे बाह्य मंडल होता है, इसकी सीमा सुनिश्चित, इनकी सीमा ना तो निश्चित होती है ना ही स्थिर होती है। वह प्रशासनिक इकाई न होकर एक भौगोलिक क्षेत्र ही होता है, जैव भौगोलिक क्षेत्र। इनका क्षेत्र
अत्यंत विस्तृत और खुला होता है। इस प्रबंधन को अधिक सरकारी संस्थाएं ही करती हैं। इनका प्रमुख कार्य होता है पर्यावरण मंडल और विकास में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। देखिए, ये क्षेत्रफल बायो रिजर्व का बड़ा भाग बाह्य भाग बड़ा भाग होता है। इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों की शिक्षा, शोधकर्ताओं में सहायता करने की अनुमति होती है। देखो, बायो रिजर्व के चयन का मानक है ना, इनके बायो रिजर्व का मानक बताया इन्होंने। तो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, लुप्त जातियां होती हैं, विशिष्ट भौगोलिक और भू परिस्थिति से युक्त होता है। वह क्षेत्र जहाँ विशिष्ट वनस्पतियां व जंतु पाए जाते हों, वह क्षेत्र जहाँ वन्य जीव सांस्कृतिक परंपराएं विद्यमान हो, वह क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ अल्पतम अशांत हो। बायो रिजर्व में नामांकन MAB की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद ICC द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जैव मंडल आगार कार्यक्रम, अब ये बायो रिजर्व वाला था, अब सेकंड में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व वाला कार्यक्रम है। तो ये 1986 में, वो 1971 में प्रारंभ हुआ था, है ना, और 1986 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत जैव विविधता संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में नेटवर्क तैयार किया गया। इनके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, बायो रिजर्व, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व केंद्र, यह सब संरक्षित क्षेत्र और मजबूती प्रदान करता है ताकि स्वस्थ पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र विकास के दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये है राष्ट्रीय बायो रिजर्व, जैव रिजर्व के और इनका उद्देश्य देखा ना तो पारिस्थितिक तंत्रों के साथ साथ पेड़ पौधे, जीवों की विविधता और समग्रता को प्रोटेक्शन देना है, प्रजातियों की आनुवंशिकता को संरक्षण देना है। कहने का मतलब है इनका भी वही है, लेकिन इनका एक और है, स्थानीय लोगों की आर्थिक आय में सुधार के लिए पर्याप्त तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है, संरक्षण के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना है। ये देखो, पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय मानव जैव मंडल समिति इस कार्यक्रम का पर्यावरण निर्देशन समीक्षा करने वाला शीर्ष निकाय है। तो कभी पूछ ले शीर्ष निकाय कौन सा था। बायो रिजर्व के संरक्षण हेतु प्रबंधन हेतु पर्यावरण वन मंत्रालय संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेशों को 100% अनुदान उपलब्ध करवाता है, ये वन मंत्रालय, है ना। अब देखिए, भारत के बायो रिजर्व, ये तो अब हो गए थे तो वापस कैसे, देखिए यूनेस्को के MAB, वैसे पूछे ना MAB कार्यक्रम यूनेस्को का है, भारत में भी ये कार्यक्रम चलाया गया है। अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। भारत में बायो रिजर्व की स्थापना 1986 में शुरू की गई थी, ये ध्यान रखना, और 1986 में 18 बायो रिजर्व स्थापित किए गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, IAS से लेके RS छोटे एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बायो रिजर्व में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, कौन सा, तो ये ध्यान रखना। पहला है नीलगिरी, है नीलगिरी बायो रिजर्व क्षेत्र है, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है, तीनों में है, और ये शामिल किया गया था 1986 में ही किया गया था, सबसे पहले यही किया। फिर नंदा देवी बायो रिजर्व क्षेत्र उत्तराखंड वाला, तो ये है ना 1988 में 1988 में किया गया था। फिर है नोक्रेक मेघालय में गारो की पहाड़ियाँ पे है, तो वो 1988 में ही किया गया था, मेघालय, है ना, नोक्रेक मेघालय कुछ अभी भी स्थापित किया गया था कल परसों में, बायो रिजर्व, हाँ कल के करंट अफेयर में था, इसमें कुछ किया गया था स्थापित, अभी याद नहीं आ रहा है थोड़ा।
मेघालय की पहाड़ियों में है ना, ये 1999 में स्थापित किया गया था पूर्वी क्षेत्र में। देखो मानस असम वाला है, वो भी बायो रिजर्व है, यूनेस्को द्वारा घोषित किया 1999 में है। सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल वाला सुंदरवन बायो रिजर्व, ये आपका 1999 में है। देखो ग्रेट निकोबार, वैसे नाम से इसका पता चल रहा है, ये अंडमान निकोबार का है, ये 1989 में शामिल हो गया था। फिर है सिमलीपाल, ये नाम से सिमलीपाल उड़ीसा है ना, तो सिमलीपाल उड़ीसा में 94 में हुआ था शामिल। देखो डिब्रूगढ़, ये डिब्रू सेखैया है ना, ये डिब्रू नाम से स्पष्ट है, असम का है, ये 97 में स्थापित हुआ था। पहले मानस है ना, वो पहले हुआ था, फिर डिब्रू बाद में हुआ था। देखो देबांग, ये अरुणाचल प्रदेश का रिजर्व क्षेत्र है, ये नदी भी है इस नाम से, तो 98 में शामिल हुआ था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का है नाम से, पंचमढ़ी बायो रिजर्व, ये 99 में हुआ था। कंचनजंगा, सिक्किम क्या है, खंगचेनजुंगा ऐसा कुछ है, तो सिक्किम का है ये कंचनजंगा, ये 2000 में शामिल हुआ था। देखो अन्नामलाई वैसे केरल तमिलनाडु के संक्रमण से, दक्षिण भारत की अन्नामलाई नाम से भी चोटी भी है एक, अन्नामलाई नाम से एक चोटी भी है, तो अन्नामलाई नाम से एक पर्वत चोटी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है अन्नामलाई, जो तमिलनाडु में है। और ये अमरकंटक, देखो अमरकंटक है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, वैसे अमरकंटक मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मध्य प्रदेश अभ्यारण्य की बात करें ना, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों के मध्य, ये 2005 में शामिल हुआ था। और कच्छ है ना, वो कच्छ नाम गुजरात का है, 2008 में बायो रिजर्व शामिल हुआ था। जैसे आपको पता होगा, कच्छ हाल ही में डिबेट कर रहा है, कच्छ के भुज में अभी हाल ही में भूकंप आया था, आपको पता होगा, तो 2 जून में, पता नहीं कौन से जून में शामिल है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, ये 2009 में शामिल हुआ था कोल्ड डेजर्ट। और 17 है आपका शेषाचलम आंध्र प्रदेश का, ये सीमांध्र, अच्छा ये है आपका 2010 में शामिल हुआ था। और पन्ना मध्य प्रदेश का। अब दो राज्य ऐसे जहाँ पे दो बायो रिजर्व है, कौन से, एक तो असम का, एक मध्य प्रदेश का। असम का आपका मानस है ही है, उसके बाद में डिब्रू सेखैया है। मध्य प्रदेश का पन्ना है ये, उसके पहले पंचमढ़ी और पन्ना दोनों हैं, बाकी सब एक है। तो भारत में बायो रिजर्व 18 हैं, मतलब जहाँ ये होते हैं वहीं पे है, बाकी ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं है ना। भारत में पहला बायो रिजर्व 1986 में नीलगिरी कहाँ पे, तमिलनाडु, नीचे से नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं वहीं पे है, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तीनों राज्य हैं, तीनों तमिलनाडु कर्नाटक और केरल। और आपको पता होगा तो शायद इन राज्यों में कृष्णा नदी विवाद भी है, तमिलनाडु कर्नाटक केरल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायो रिजर्व कच्छ है, गुजरात वाला, ठीक है। और सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सेखैया असम वाला है, ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। नीलगिरी बायो रिजर्व क्षेत्र में सदाबहार और मोंटेनो शोला शुष्क वन पाए जाते हैं नीलगिरी में, नीचे वाले। इस रिजर्व क्षेत्र में नीलगिरी लहर व शोरपुंछ बंदर भी पाए जाते हैं। ये थोड़ा बंदर है ना, शोरपुंछ बंदर, ये बड़े अच्छे होते हैं। बायो रिजर्व का वैश्विक नेटवर्क सहयोगी संवाद ज्ञान